जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी यूथ साइंस बुक पीवाईक्यू डिस्कशन में वेव मोशन के कंप्लीट चैप्टर की। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली हम लोगों ने हीट चैप्टर को फिनिश करा था। दोस्तों अब बारी है साउंड चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने की, लेकिन साउंड से पहले हमें क्या समझना होगा सर? वेव मोशन समझना होगा। तो मेरे मित्र, वेव मोशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपका आज के इस सेशन से फिनिश हो जाएगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका सर लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र, आज रामनवमी है और आप सबों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और कई सारे छात्र लगातार कह रहे थे कि गुरुजी आप अपने बैचेज पे ऑफर दे दो। तो मेरे मित्र, सिर्फ आज के लिए आज रात 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज में आप 100 रुपए की छूट पा सकते हो अगर आप आज इनरोल करते हो। ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऑफर है आपका 100 रुपए की डिस्काउंट, ये केवल और केवल सर 17 अप्रैल 12 बजे रात तक वैलिड रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि गुरुजी हमें साइंस की जरूरत है और आपसे पढ़ना है, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे इन सभी बैचेस में। आप अपने सुविधा अनुसार जिस किसी भी बैच में इनरोल होना चाहेंगे सर, उसमें आपको 100 रुपए की डिस्काउंट मिल जाएगी। ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो पेमेंट होगा वो 100 रुपए डिस्काउंट के साथ ही आपसे लिया जाएगा। अगर आपको इन सभी कोर्सेज से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप 90 65 97 0 477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? अल्फा किरणें, श्रव्य तरंगें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो पहला तो सवाल ये है कि गुरुजी ये तरंग क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तरंग की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसी को इंग्लिश में हम लोग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि तरंग के द्वारा क्या होता है सर? ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है। या मेरे मित्र और सरल शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी विक्षोभ के संचरण को ही क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। अब मेरे मित्र आप सबों ने एक गाना सुना होगा कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार साबरे। मेरे मित्र जब आप किसी ठहरे हुए पानी में कंकर मारते हो तो आप क्या देखते हो कि सर जैसे ही कंकर पानी में गिरता है उसके चारों ओर जो है गोल गोल आकृति बन जाती है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग डिस्टरबेंस कहते हैं या फिर विक्षोभ कहते हैं। और आपको लगता है कि जो पानी में कंकर मारने के बाद आकृति बनी है वो चल रही है। तो मेरे मित्र इसी विक्षोभ के संचरण को हम लोग आम भाषा में तरंग कहते हैं। या हम फिर ये कहते हैं कि सर तरंग के द्वारा ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है, बोले तो गमन होता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अनुप्रस्थ तरंग है। तो जो प्रकाश ऊर्जा है उसका गमन किस रूप में हो रहा है? तरंग के रूप में हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वो क्या है सर? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि सर एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका गमन किस रूप में होता है? तो आप कहते हैं सर तरंग के रूप में होता है। तो जब भी हम तरंग की बात करेंगे कि व्हाट इज वेव, तो हम सभी ये सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि विक्षोभ के संचरण को तरंग कहा जाता है, या तरंग जो है इसके द्वारा ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। मेरे मित्र आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ठीक है, तरंग की परिभाषा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बता दो तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तरंग आपका 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? तो सर एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र, यहाँ पे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में हम चले गए। हमें मोटे तौर पे आपको ये समझाना चाहिए पहले कि तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यांत्रिक तरंग, ठीक है, एक यांत्रिक तरंग, और दूसरा क्या होता है आपका अयांत्रिक तरंग। याद रखिएगा, यांत्रिक तरंग को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। और साथ ही साथ अयांत्रिक तरंग को आप सभी कहेंगे गुरुजी मैकेनिकल के पीछे नॉन लगा देंगे, तो नॉन मैकेनिकल वेव की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर? अयांत्रिक तरंग। अब आप कहेंगे कि गुरुजी दोनों में अंतर क्या होता है? तो याद रखिएगा कि यांत्रिक
यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए, गमन करने का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है, गमन करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, आप सभी याद रखेंगे सर, गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि सर जो अयांत्रिक तरंग होते हैं इसके गमन करने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसा तरंग जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सर माध्यम की जरूरत पड़े उसको हम लोग यांत्रिक तरंग कहेंगे, और सर वैसा तरंग जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत ना पड़े उसको हम लोग अयांत्रिक तरंग कहेंगे। मेरे मित्र याद रखिएगा कि किसी भी माध्यम से तरंग के संचरण के लिए या किसी भी माध्यम से तरंग के गमन के लिए माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण होना बहुत ही अनिवार्य होता है। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो यांत्रिक तरंग है ये दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है आपका, तो सर एक आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा क्या होता है आपका, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो केवल और केवल ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव के भीतरी सतह और गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है, जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ध्यान रखेंगे। और यांत्रिक तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और मेरे मित्र विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी होंगे उसका नेचर कैसा होगा, हमेशा आप कहेंगे अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होगा। अब आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो मेरे मित्र जो आपका गामा रेज है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड रे है, शॉर्ट रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है, ये सब के सब क्या है सर, विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। तो इस चीज का आप सभी ख्याल रखेंगे। बहरहाल आपसे सवाल क्या करा जा रहा है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे अल्फा किरणों की बात की जा रही है। तो हम सबों को मालूम है और आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि जब आपका रेडियो सक्रिय पदार्थों का क्या होता है सर, डिकम्पोजिशन होता है, तो सर उसके क्षय होने से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है और वो अदृश्य किरणें अल्फा, बीटा और गामा रे के रूप में निकलती है। तो मेरे मित्र हम सभी यहाँ पे अल्फा किरणों के बारे में क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो रेडियो एक्टिव क्षय के होने से हमें मिलेगी, जबकि हमें पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे अल्फा किरणों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं देखते हैं। ध्यान रखेंगे श्रव्य तरंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर श्रव्य तरंग मतलब सुनने वाला तरंग, और जो सुनने वाला तरंग होगा वो कहीं ना कहीं ध्वनि के रूप में होगा। और ध्वनि क्या है, आप कहेंगे सर ध्वनि तो यांत्रिक तरंग है, क्योंकि जो भी अयांत्रिक तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएंगे, लेकिन ध्वनि तो सर यांत्रिक तरंग है। तो श्रव्य तरंग क्या होगा, यांत्रिक तरंग होगा। एक्स किरणें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। जबकि बीटा किरणों की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर बीटा किरण भी जो है वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप सभी कहेंगे सर एक्स किरणें जो है वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। साथ ही मेरे मित्र अगर हम गामा रे की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। आगे मेरे मित्र आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। और मेरे मित्र जिस रंग का विचलन सर सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, जबकि बैगनी रंग का विचलन क्या होता है सर, सबसे ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे सर इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। अगला सवाल देख लीजिए सामने क्वेश्चन नंबर 3 कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण है वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने कई दफा पढ़ा है कि जो तरंग का वेग होता है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। और यहां से हम सभी ये कह सकते हैं कि सर आवृत्ति जो है वो क्या होगा,
आप सभी कहेंगे कि सर आवृत्ति अगर हम वहां से निकालेंगे तो सिंपली ये कहेंगे कि जो हमारा न्यू है वो v बटा लैम्डा होगा। तो हम इसीलिए इस फॉर्मूला से कह सकते हैं कि सर न्यू जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? आप कहेंगे तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ कि सर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी और तरंगदैर्घ्य घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल ही सही बात है। क्यों? क्योंकि सर जो आवृत्ति होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग तरंगदैर्घ्य को आधा करेंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? आप कहिएगा सर दोगुना हो जाएगा। और मेरे मित्र ये रिलेशन आपको कहां से मिल रहा है? तो सर जो कारण दिया हुआ है वेग इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, यहां से मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी क्या कहेंगे कि सर अभिकथन भी सही, कारण भी सही। और कारण क्या कर रहा है? अभिकथन की उचित व्याख्या कर रहा है। आपके पहले ऑप्शन में है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। आप कहेंगे गलत है। अगर कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है तो फिर ये रिलेशन हम कहां से लाएंगे? ये रिलेशन तो हम v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा से ही ला रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है। दूसरे ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं, संभव ही नहीं है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर जब भी हम किसी भी तरंग के वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध की बात करेंगे तो सर इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं कि तरंग का वेग जो है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग आवृत्ति निकालेंगे तो वेग बटा तरंगदैर्घ्य कहेंगे और अगर तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो वेग बटा आवृत्ति कहेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? पहला है तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, माध्यम। क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कोई भी तरंग होगा, जैसे मान लीजिए कि हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग आपका कुछ इस तरह से चलता है जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहते हैं सर टर्फ बोलते हैं। मेरे मित्र इसी को हिंदी में शीर्ष बोला जाता है और इसको गर्त बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि दो कर्मागत शीर्ष के बीच या दो कर्मागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो कोई भी तरंग होगा उसके पास क्या होगा? वेवलेंथ होगा। साथ ही मेरे मित्र कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितना कंपन करता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो मेरे मित्र जहां पे भी हम तरंग की बात करेंगे वहां पे हम आवृत्ति की बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तरंग का अपने माध्य स्थिति से ऊपर या नीचे की ओर या किसी भी तरफ जो महत्तम विस्थापन होता है वो तरंग का आयाम कहलाता है। जैसे ये यहां पे इसका माध्य स्थिति है, ये माध्य स्थिति है, इसका महत्तम विस्थापन ये हुआ, इसको हम एम्पलीट्यूड आयाम बोलेंगे। और यहां पे महत्तम विस्थापन ये है तो सर ये एम्पलीट्यूड हमारा आयाम कहलाएगा। जबकि मेरे मित्र यहां पे जो माध्यम की बात की जा रही है तो हम सबों को मालूम है कि यांत्रिक तरंग के गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो कोई भी तरंग अगर कहीं पे है तो विशेषता के रूप में माध्यम नहीं होगा, विशेषता के रूप में क्या होगा? सर तरंगदैर्घ्य होगा, आवृत्ति होगा और आयाम होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर सवाल करा जा रहा है कि तरंग की विशेषता नहीं है। हम सभी कहेंगे सर जो माध्यम है वो तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति क्या है? सर जो तरंग होते हैं उसकी विशेषता है। कोई भी तरंग होगा तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर अगर हम अनुप्रस्थ तरंग की बात कर रहे हैं तो दो कर्मागत शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। अगर हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर रहे हैं तो सर जो संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहेंगे। और किसी भी कण के द्वारा 1 सेकंड में जितना कंपन होगा वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। और तरंग का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन क्या कहलाएगा? सर उसका आयाम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ है और इसका प्रयोग यहां पे दिया गया है। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग और गामा किरणें। और इधर है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली, सेलुलर फोन, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। मेरे मित्र इन सभी तरंग का उपयोग आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन सभी में किस में किया जाता है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो यहां पे रेडियो तरंग की बात की जा रही है, जो रेडियो तरंग की बात की जा रही है तो एक्चुअली ये किससे रिलीज होता है? तो आप सभी कहेंगे सर सेलुलर फोन से रिलीज होता है। आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि सर जब हम लोग सेलुलर फोन के सहारे किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं हेलो, तो जैसे ही हेलो अंदर गया चला
तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहां पे बदला, लेकिन उससे वो जो निकल रहा है सिग्नल वो सर रेडियो सिग्नल के रूप में निकलता है और फिर सर दूसरे टावर को कनेक्ट करता है और जो आपसे बात कर रहा होता है उसको आवाज सुनाई पड़ती है। तो सिंपल सा आप ये कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि सर रेडियो तरंग का उपयोग सेलुलर फोन में किया जाता है। बिल्कुल मेरे मित्र, ये जो सूक्ष्म तरंग होती है, ये जो सूक्ष्म तरंग होती है एक्चुअली ये वैक्यूम ट्यूब में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन मेरे मित्र इसका उपयोग रडार सिस्टम में भी किया जाता है। इसीलिए क्योंकि सर रडार सिस्टम जो होती है वो नेविगेशन प्रणाली होती है, मतलब किसी भी चीज को डिटेक्ट करने की होती है, तो वहां पे हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो सर नेविगेशन के लिए करते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर विमान के नेविगेशन में सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाएगा। अब मेरे मित्र घर में जो आपका टीवी का रिमोट होता है या किसी अन्य चीज का रिमोट होता है उसमें लाइट जलती है, वो कौन सा है सर, इंफ्रारेड रे। तो मेरे मित्र जो आपका घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच हैं उसमें अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, और मेरे मित्र गामा किरण का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। तो मेरे मित्र आपका जो P है वो किसके साथ मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर 3 के साथ मैच कर रहा है, जबकि आपका जो Q है वो किसके साथ मैच कर रहा है, सर जी 2 के साथ मैच कर रहा है, और जो अवरक्त किरण है सर 1 के साथ मैच कर रहा है, और गामा किरण सर 4 के साथ मैच कर रहा है। तो देख लीजिए सर P1 नहीं होगा, P2 नहीं होगा, सर P3 है, Q2 है यहां पे, और R1 है और S4 है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। आपका ऑप्शन है लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार, समांतर। मेरे मित्र जब भी हम अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में हम लोग ध्वनि को देखते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग का जो गमन होता है, अनुदैर्ध्य तरंग का जो गमन होता है वो संपीडन और विरलन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, संपीडन और विरलन के रूप में होता है। और मेरे मित्र जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, तो आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे आपको बहुत ज्यादा क्या दिख रहा है सर, सघन दिख रहा है, और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सघन वाला एरिया होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपीडन। क्या कहते हैं, संपीडन। और जो आपका मतलब गैप वाला एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग विरलन कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रेयरफैक्शन कहते हैं। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा चला कि अनुदैर्ध्य तरंग जब भी गमन करेगी संपीडन और विरलन के रूप में गमन करेगी। संपीडन वाला जो एरिया होगा वहां पे क्या होगा, घनत्व तो हमको ज्यादा दिखेगा और साथ ही साथ उच्च दाब होगा। तो आप सभी से कई बार यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि अनुदैर्ध्य तरंग के गमन में उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आप कहेंगे संपीडन कहलाता है। फिर अगर यह सवाल करा जाए कि अनुदैर्ध्य तरंग के गमन में निम्न दाब और निम्न घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आप कहेंगे विरलन कहलाता है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि यहां पे जो अनुदैर्ध्य तरंग गमन कर रही है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर एक दूसरे के समांतर। तो जो सवाल करा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार, समांतर, क्या कहिएगा कि गुरुजी समांतर क्या करते हैं सर, गमन करते हैं। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र अगला सवाल आप सबों के सामने है कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, माइक्रोवेव, सतही। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब यहां पे समांतर गति की बात की जा रही है तो हम सीधे सीधे कहेंगे सर अनुदैर्ध्य। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अनुप्रस्थ में क्या होगा, तो मेरे मित्र अनुप्रस्थ तरंग का जो गमन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये माध्यम के कण के क्या होते हैं सर, लंबवत होते हैं। तो मेरे मित्र अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या कहेंगे कि सर जब भी हम संपीडन या विरलीकरण की बात करेंगे तो संपीडन और विरलीकरण हमें अनुदैर्ध्य तरंग में देखने को मिलेगा, और संपीडन वाला क्षेत्र उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र होता है, जबकि विरलन वाला निम्न दाब और निम्न घनत्व वाला। तो कह रहा है कि विरलीकरण होता है जब हवा का दाब होता है, आप क्या कहिएगा गुरुजी निम्न, अगर उच्च होगा तो आप कहेंगे सर संपीडन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ ही दिया गया कि संपीडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब, आप कहेंगे सर जी उच्च होता है। अगला
क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, चलती तरंग के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? क्या कहोगे कि गुरुजी तरंग दैर्घ्य 125 मीटर दिया हुआ है और तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड कहा जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि सर लेमडा जो है वो हमारा 125 मीटर है और वेग जो है वो हमारा 25 मीटर पर सेकंड है। नाव की आवृत्ति पूछी जा रही है, बोले तो न्यू पूछी जा रही है। हम सबों को मालूम है कि v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है और न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे v बटा लेमडा। v आपका 25 है और लेमडा 125, 25 एकम 25 और 25 25 100, ये क्या हो जाएगा? 0.20 हर्ट्ज। तो मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि कोई भी कण एक सेकंड में जितनी बार अपने मतलब गति को दोहराती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो सर आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और मेरे मित्र आवर्तकाल जो है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों रिलेशन आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर आवर्तकाल जो है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा कि आवर्तकाल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो सवाल हल हो गया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो हम कहेंगे सर ये वाला रिलेशन लगाएंगे टी इक्वल टू 1 बटा न्यू और आवृत्ति कितना है हमारा सर? 50। तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/50 हो जाएगा। क्या होगा? 1/50। मेरे मित्र आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 0.2। कितना हो जाएगा सर? 0.2 सेकेंड। तो मेरे मित्र आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक को अगर हम डिवाइड करेंगे चला 50 से, ओह सॉरी चला ये 0.02 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट डालोगे यहाँ पे तो एक के 0 आएगा। अब फिर अगर 0 डालना है तो 50 दूना 100, 0.02। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चला सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने में थोड़ा सा मिस हुआ। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत और ऊपर नीचे दोलन करती है, यह किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि अनुप्रस्थ तरंग का गमन कुछ इस तरीके से होगा और अनुप्रस्थ तरंग जब भी गमन करती है तो शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका? शीर्ष, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका? आप कहेंगे गर्त। और मेरे मित्र ये जो गमन कर रही है वो माध्यम के कण के लंबवत दिशा में गमन कर रही है। तो हमसे जो सवाल करा जा रहा है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करती है, किस प्रकार की तरंग की चर्चा की गई है? आप कहेंगे सर अनुप्रस्थ तरंग की चर्चा की गई है। बाद बाकी यांत्रिक तरंग आप कहेंगे सर वैसा तरंग जिसको प्रोपेगेट यानी कि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, यांत्रिक तरंग कहलाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग आप कहेंगे सर यांत्रिक तरंग है और ये सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो केवल और केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, जैसे ही द्रव के भीतरी सतह की बात की जाएगी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं वहां पे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा। अगला सवाल देख लीजिए। चला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? समुद्र के तल पर, समुद्र के सतह पर नहीं। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी विस्फोट के चलते समुद्र की तल पर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि द्रव के भीतरी सतह में बनेगा और द्रव के भीतरी सतह में क्या होगा? आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग होगा। क्यों? क्योंकि सर पानी के ऊपरी सतह पर और केवल ठोस में अनुप्रस्थ तरंग मिल सकता है या उत्पन्न हो सकता है, जबकि भीतरी सतह में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र इस चीज को आप सभी कंठाकर रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? मेरे मित्र प्रकाश तरंग। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति ही अनुप्रस्थ होती है, तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे वे सबके सब अनुप्रस्थ होंगे। अब मेरे मित्र अगर हम रेडियो तरंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ध्यान में रखेंगे कि रेडियो तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लॉन्ग रेडियो वेव और दूसरा आपका होता है शॉर्ट रेडियो वेव। जबकि मेरे मित्र ध्वनि तरंग
आप कहिएगा सर अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कि लंगर डालकर रुकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंग का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बस मैं हिंट दे रहा हूं कि यहां पे जो लेमडा है वो आपका 100 मीटर है और जो वेग है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो चला जी, आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए कि जो सवाल करा जा रहा है उसमें आवृत्ति का वैल्यू क्या होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कि एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति 380 मीटर पर सेकंड है? क्या कहोगे कि सर ये भी हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां पे हमारा न्यू दिया हुआ है कितनी, तो आप कहिएगा सर आवृत्ति 840 हर्ट्ज दिया हुआ है और तरंग का वेग कितना दिया हुआ है, तो सर 380 मीटर पर सेकंड। तो मेरे मित्र, आपसे जो पूछा जा रहा है तरंगदैर्ध्य क्या होगा, ना बनेगा। मैं यहां पे भी हिंट दे रहा हूं, चिला लेमडा इक्वल टू भी बटा न्यू होता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? भी बटा न्यू होता है। तो अब आपसे ये सवाल बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान में रखिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन छोड़ नहीं रहा हूं, मैंने सारा काम आसान कर दिया है। क्योंकि आपने अगर पढ़ाई करा है पीछे के क्वेश्चन को, तो आप कहेंगे तरंग का वेग 380, आवृत्ति सर 840, तो 380 बटा 840 ये आपसे ना होगा। अगर हो जाएगा तो क्या होगा आंसर, सर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? पहला है कि दोनों अनुप्रस्थ है, आप कहेंगे नहीं। प्रकाश अनुप्रस्थ है जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य है। दोनों अनुदैर्ध्य है, नहीं। दोनों ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, नहीं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग क्या होती है, सर अनुप्रस्थ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कहोगे? आप कहोगे कि गुरुजी आपने पहले ही क्वेश्चन में यहां पे v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा बताया। अब कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेमडा इक्वल टू v बटा न्यू है। अब मेरे मित्र, जो लेमडा है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा, आवृत्ति घटेगा तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। क्वेश्चन में कहा रहा है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अगर बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि तरंगदैर्ध्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहेगी, बिल्कुल नहीं। इसकी तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं। तरंगदैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या होगा, सर तरंगदैर्ध्य में कमी होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंगदैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? बहुत ही सरल सा सवाल है ये भी। यहां पे तरंग का वेग कितना दिया हुआ है, 339 मीटर पर सेकंड। तरंगदैर्ध्य सर 1.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा इसको हमें क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो मेरे मित्र ये 1.5 बटा 100 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 बटा 100 मीटर। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सर जी भी बटा लेमडा होता है। मेरे मित्र, जो आपका भी है वो कितना है, 339, और जो लेमडा है वो 1.5 इंटू 100। मेरे मित्र 339 गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1.5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 22,600 के अप्रॉक्स आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा जा रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों की बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। मेरे मित्र, दो क्रमिक शीर्षों की बीच की दूरी, तो ध्यान में रखेंगे शीर्ष की बात की जा रही है तो आप कहेंगे सर अनुप्रस्थ तरंग की बात की जाएगी। और अनुप्रस्थ तरंग का गमन क्या होता है, शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। ये वाला पोर्शन आप कहेंगे सर शीर्ष कहलाएगा और ये वाला पोर्शन सर गर्त कहलाएगा। क्या कहते हो कि सर दो कर्मागत शीर्ष या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर तरंगदैर्ध्य कहलाएगा।
तो क्वेश्चन तो यही कहा जा रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाएगा किसके द्वारा? आप कहेंगे सर दो क्रमिक शीर्ष या दो क्रमिक गर्त के बीच की दूरी ही तरंगदैर्घ्य होती है और बीच की दूरी L है, तो जाहिर सी बात है कि तरंगदैर्घ्य हमारा क्या होगा? आप कहेंगे L ही होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहा जा रहा है कि तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है तरंग के रासायनिक गुण, तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक, तरंग के कार्य। क्या कहोगे? सर इन सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा जा रहा है कि तरंग का आयाम डैश होता है। मेरे मित्र, आयाम के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि सर अगर हम किसी भी तरंग की बात करते हैं तो तरंग का उसके माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन क्या कहलाता है? सर आयाम कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में है कि तरंग एक की समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान की किसी भी तरफ तय की गई दूरी अधिकतम दूरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरफ ले लो अधिकतम दूरी या फिर आप इस तरफ ले लो, दोनों ही केस में ये क्या होंगे? आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके कर्मागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये हमारा अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो इसका गमन कुछ इस तरीके का होगा। अब यहां पे आप सभी क्या देख रहे हैं, चूंकि ये यहां पे थोड़ा सा सर फ्लक्चुएशन वाला तरंग बन गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ऐसे बनेगा तब आपका ये ठीक रहेगा। ये शीर्ष यहां से यहां तक की दूरी, आप कहेंगे सर यहां से यहां तक की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब मेरे मित्र दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी आप कहेंगे सर तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तरंग नहीं, अनुप्रस्थ तरंग के सर शीर्ष और इसका जो सर गर्त है, अनुप्रस्थ तरंग के शीर्ष और जो गर्त है इसके बीच की जो दूरी होती है वो तरंगदैर्घ्य की आधी होती है। काहे चला? तो मान लो कि हम यहां से चल रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं, तो हमारा तो ये शीर्ष बन गया। तो आप कहेंगे सर ये दो कर्मागत शीर्ष के बीच में जो दूरी है वो तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। अब अगर हम ये कह दें कि ये जो हमारा एक शीर्ष है चला और जो हमारा एक गर्त है यहां तक, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो इसके बीच की दूरी होगी, एक शीर्ष और उसके कर्मागत गर्त के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर λ/2 होगा। क्या होगा? λ/2 होगा। क्यों? क्योंकि सर पूरा दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है, तो जाहिर सी बात है आधा दूरी सर तरंगदैर्घ्य का आधा होगा। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके कर्मागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होगी। आप क्या कह रहे हैं कि सर श्रृंग और उसके कर्मागत बीच की जो दूरी होगी वो λ/2 होगा, यानी कि इसके बीच में जो हमारा तरंगदैर्घ्य का वैल्यू होगा वो λ/2। तरंगदैर्घ्य क्या है? तो आप कहते हैं सर जो तरंग द्वारा दूरी तय की जाती है। तो आप सभी ये ना कह सकते हैं कि सर यहां पे मध्य दूरी को L कहा जा रहा है, जबकि मध्य दूरी क्या होता है? λ/2। तो λ/2 किसके बराबर होगा? L के बराबर होगा। और आप कहिएगा कि गुरुजी जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य है वो कितना के बराबर हो जाएगा? 2L के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? क्या कहोगे कि गुरुजी लैम्डा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति अगर सबसे कम होगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, आवृत्ति सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य सबसे कम। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होने के लिए आवृत्ति का क्या होना चाहिए सर? सबसे कम होना चाहिए। क्या देख रहे हो कि 100, 200, 300 और 400 में सबसे कम आवृत्ति 100 हर्ट्ज की है, तो सर सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा? सर 100 आवृत्ति वाले तरंग का ही होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है, तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है कि सर आवृत्ति जो है वो हमारा 500 हर्ट्ज है और जो हमारा तरंगदैर्घ्य है वो 0.4 मीटर है और कह रहा है कि तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करनी है। तो D इक्वल टू हमारा 600 मीटर है। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम वेग निकाल लें तो हम टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल,
चूंकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, तो आप कहिएगा 500 गुना 0.4, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आपका एक जीरो आएगा और वो एक लेके चल जाएगा, तो आप कहिएगा सर तरंग का वेग हो गया कितना, 200 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे मित्र इस 200 मीटर पर सेकेंड की गति से ये 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, आप कहिएगा पर सेकेंड 200 मीटर जा रहा है तो 600 मीटर जाने में 3 सेकेंड लगेगा। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी कैसे, तो मेरे मित्र v इक्वल टू डी बटा टी लिखते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो vt इक्वल टू डी होगा और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बटा v हो जाएगा। तो d कितना है सर 600 और वेग कितना निकाले हो 200, तो 200 तिया 600। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। मेरे मित्र जो गामा रे है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 10 टू द पावर सर -14 से हम लोग क्या कहते हैं सर 10 टू द पावर 4 के बीच में होती है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहा जा रहा है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने करा। मेरे मित्र दृश्यमान यानी कि विजिबल लाइट की बात की जा रही है, तो विजिबल लाइट की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। हेनरी बेकुरल, तो बेकार में गाना बजा रहे हो। अगर सवाल ये करा जाए कि गामा किरण की खोज किसने करा, तो आप कहेंगे सर हेनरी बेकुरल ने करा। विलियम रोंजन, तो चलो रंजन डॉक्टर से एक्सरे करवा लेते हैं, तो सर एक्सरे की खोज सर विलियम रॉन्जन ने करा। किसने करा सर, विलियम रॉन्जन ने करा। और मेरे मित्र गुलिलेमो मार्केनी, तो ध्यान में रखेंगे कि सर इन्होंने ही रेडियो की खोज करा था। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, कि मार्कोनी ने किस चीज की खोज करा, तो आप सभी कहेंगे सर लॉन्ग रेडियो वेव की खोज करा। मार्केनी ने किसकी खोज करा, सर लॉन्ग रेडियो वेव की खोज करा। और अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किसने करा, तो हेनरिक हर्ज ने करा। किसने करा सर, हेनरिक हर्ज ने करा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। आप सभी कहेंगे सर अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी विकिरण। और इसी पराबैंगनी विकिरण से बचने के लिए क्या है सर, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जिसको हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या, मतलब प्रति इकाई समय में कितना दोलन हो रहा है। आप कहेंगे सर ये तो आवृत्ति बताएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। रेडियो तरंग आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। माइक्रोवेव ओवन में सर माइक्रोवेव तरंग का उपयोग किया जाता है, क्या है सर, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक कह रहे हैं सर, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंफ्रारेड आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग है। जबकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की बात करेंगे तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो ध्वनि तरंग में आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहा जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। ये वे तरंग हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। क्या कहिएगा कि गुरुजी अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग हैं जो माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि जो यहां पे कहा जा रहा है कि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके इस चैप्टर में टोटल वेव मोशन से संबंधित 31 क्वेश्चन थे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और मुझे नहीं लगता है कि इन सभी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आपको इसमें कोई कठिनाई महसूस होगी। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।